हाय, इट्स वसीम है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्रिटिसिज्म में एक टॉपिक है अबाउट मेटाफिजिकल पोएट बाय टीएस इलियट। उस हवाले से है। टीएस इलियट एक फेमस क्रिटिक है। ही वाज द क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी एंड ही इज वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी एंड ही आल्सो वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एज वेल। तो टीएस इलियट का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन टीएस इलियट के क्रिटिसिज्म में और जो पास्ट के क्रिटिसिज्म है उनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि क्रिटिसिज्म ने अलग अलग मौज़ूआत पे बात की है, जिससे हम उसकी एक क्रिटिकल थीरी अख्ज़ करते हैं, निकालते हैं। अच्छा, इसकी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं जो इसने मुख्तलिफ जगहों पे दिए या मुख्तलिफ जगह पे प्रिंट हुए, अखबारात में प्रिंट हुए। जैसे कि इसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, मिल्टन 1 मिल्टन 2 है, मेटाफिजिकल पोएट्स है। तो ये किसी न किसी लिटरेचर के एक पहलू पे बात करता है, जिसे हमें पता चलता है कि उसके क्रिटिकल व्यूज अबाउट लिटरेचर क्या है। मेटाफिजिकल पोएट टीएस इलियट का ये ऐसे 1921 में पब्लिश हुआ द टाइम्स अखबार में, जो लंदन से पब्लिश होता था। एज ए लिटरेरी सप्लीमेंट हुआ। एक किताब थी जो कि H.J.C. ग्रियर्सन ने लिखी थी। उस किताब में उसने क्या किया था कि इट वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी, जो 17वीं सदी के शायर थे, उनकी मुख्तलिफ पोएम्स को उसने कलेक्ट करके इस किताब में लिखा। तो टीएस इलियट ने उस पर तबसरा किया है अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। टीएस इलियट ने बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट्स को डिफेंड किया है, लेकिन इसने सारे पोएट्स को या उनकी पूरी की पूरी टेक्निक को नहीं अपनाया। इस ऐसे के अंदर हम देखेंगे कि टीएस इलियट ने 3 सवालात उठाए हैं और उनके जवाबात देता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेटाफिजिकल एज अ स्कूल और मूवमेंट। इसने पहले मेटाफिजिकल की बतौर एक स्कूल ऑफ थॉट और मूवमेंट के बात की है। ऑन द अदर हैंड, हाउ फॉर दिस मूवमेंट गॉट डाइग्रेशन, और ये मूवमेंट अपनी तरतीब से हटी कैसे, उसने डाइग्रेशन कैसे ली, उस पर इसने बात की है। और तीसरे नंबर पर यह बात करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाफिजिकल इन मॉडर्न एज, कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है या इसकी जो मेटाफिजिकल स्ट्रेन है, इसका मॉडर्न एज में क्या ताल्लुक है, मॉडर्न एज में ये कैसे इस्तेमाल हो सकती है, या उस टेक्निक को हम मॉडर्न एज में कैसे यूटिलाइज करते हैं, कर सकते हैं, और किस हद तक ये हो सकती है। टीएस इलियट अपने ऐसे इस बात से शुरू करता है, ये कहता है कि इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ हर्बर्ट, वॉगन, काउले एंड डन। सबसे पहले बात तो ये कहता है कि ये जो बड़े बड़े शायर हैं, ये जो 3-4 शायरों के नाम यहाँ पे पोइट्स के नाम आए हैं, ये दरअसल 17th सेंचुरी के वो पोइट्स हैं जिनके साथ इस मेटाफिजिकल पोइट्री की टेक्निक को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये कहता है कि उनकी पोइट्री में से इस तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्री को या मेटाफिजिकल पोइट्री के स्ट्रक्चर को, मेटाफिजिकल पोइट्री की टेक्निक को निकालना इतना आसान नहीं है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड एनी प्रिसाइज यूज ऑफ द सिमिली एंड द मेटाफर और द कंसीस्ट कॉमन इन देम। और अगर कोई बंदा ये कह दे कि इन सब में से कोई चीज कॉमन आप निकाल के दिखा दें कि देखिए उसने भी ये किया, उसने भी ये किया, उसने भी ये किया, कहते हैं इस तरह से तो शायद ये मुश्किल है। जैसे कि टीएस इलियट अपने एक और ऐसे में इमेजिस्ट मूवमेंट के बारे में कहता है कि जो इमेजिस्ट मूवमेंट ऑफ द पोएट थी, जो इमेजिस्ट पोएट्स हैं, वो किस तरीके से एक सिंबल को यूटिलाइज करते हैं, एक इमेज को यूटिलाइज करते हैं। कहते हैं ये वाली चीज यहाँ पे हमें मिलना आसान नहीं है। लेकिन आगे जाके इसने कौले और डन की पोइट्री में से कुछ एग्जांपल्स लेके इसने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। कहता है कि डन सक्सेसफुली यूजेस अ फिगर ऑफ स्पीच टू द फारदेस्ट स्टेज। इस फारदेस्ट स्टेज की समझ आगे आएगी जब हम मेटाफिजिकल पोइट्री की डेफिनेशन पे करेंगे कि ये कैसे कहता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच को आप फारदेस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कहते हैं कि काउले डेवलप्स अ कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड टू अ चेस बोर्ड। काउले अपनी एक पोएम के अंदर इस पूरी दुनिया को चेस बोर्ड के साथ रिलेट करता है, लिंक करता है, जोड़ता है, कंपैरिजन करता है। जबकि डन ऑफ द टू लवर्स टू अ पेयर ऑफ कंपास, जबकि डन अपनी एक पोएम के अंदर जो लवर्स हैं उनको कंपेयर करता है कंपस के साथ, और उसमें वो कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ स्टैंड स्टिल रहना
बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि कंपस होता है। कंपस का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो तुम हो। अगर फिक्स्ड पॉइंट अपनी जगह पे रहता है तो दूसरा पॉइंट उसके गिर्द गोल घेरे में रहता है। लेकिन अगर फिक्स पॉइंट ही हट जाए तो वो जो इर्द गिर्द घूमने वाला कंपस का दूसरा पार्ट होता है वो भी अपनी जगह छोड़ देता है। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि भाई अपने महबूब को ये कहता है कि इसमें पहल तुम्हारी तरफ से है, अगर तुम अपनी जगह पे खड़े हो तो मैं भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ, अगर तुम हट जाओगे तो मैं भी हट जाऊंगा। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, काउले डेवलप्स अ सडन कंट्रास्ट ऑफ द ब्राइट हेयर एंड बोन्स। एक और उसकी पोएम में से काउले क्या करता है, एक सडन कंट्रास्ट करता है। वो ब्राइट हेयर, चमकदार या जो सफेद बाल हैं, उनको बोन्स के साथ, उनको हड्डियों के साथ कंपेयर करता है। इस तरीके की कुछ चीजें हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में, जो कि 17वीं सेंचुरी के पोइट थे, उनकी पोइट्री में हमें कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं, हमें मालूम होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आके ना फिर आगे थोड़ी सी वजाहत करते हुए कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट एज वेल, ये कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री इज एन एलेबोरेशन। ये एक तरह से एलेबोरेशन है, ये एक तरह से वजाहत है, ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। किस चीज की? ऑफ फार फेच कंसीट। फार फेच्ड, दूर से कोई चीज लाई गई, दूर की कौड़ी लाना जिसे कहते हैं। एंड कम्युनिकेटेड एसोसिएशन, और कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल है ऑफ पोइट्स मेंटल प्रोसेस, ये शायर के अपने दिमाग का है। यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री में सादा लफ्जों में ये किया जाता है, कोई दो चीजों को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि एक चीज तो यहाँ पे मौजूद है, एक जज्बा, एक चीज मौजूद है ऑलरेडी, उसको कंपेयर करना है, उसको एसोसिएट करना है, लेकिन उसको जिस चीज के साथ एसोसिएट करना है उसका और पहली मौजूद चीज का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो दो लवर्स हैं जिसकी मिसाल अभी हमने पढ़ी है डन वाली, कि उसके अंदर कंपस तो एक, ये समझ ले कि एक साइंस का आला है, एक साइंस की चीज है, उसका बज़ाहिर तो कोई रिलेशन नहीं लगता दो लवर्स के साथ, लेकिन उसने कितनी खूबसूरती के साथ कंपस के दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक स्टैंड स्टिल और एक उसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करने वाला, उसको महबूब के साथ, आशिक और माशूक के साथ, या जो महबूबों की एक जोड़ी के साथ, प्यार करने वालों के साथ उसने कैसे लिंक कर दिया है। उसने क्या किया, एक फार फेच कंसीट को जोड़ दिया, कम्युनिकेट कर दिया, एसोसिएशन बना दी, और ये सारी पोइट के अपने माइंड में थी। लेकिन ये सारा कुछ करके जब वो सामने लेकर आया है तो वो एक कॉमन रीडर को भी समझ आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आगे जाके टी.एस. इलियट डिस्कस करता है कि जॉनसन की एक डेफिनेशन, बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है, बड़ी मशहूर कोटेशन है। वो एक बात कहता है, तनकीद करता है मेटाफिजिकल पोइट्स पर। वो ये कहते हुए तनकीद करता है, द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर जॉक्ड टुगेदर बाय वायलेंस। कहता है ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है ना, इसके अंदर हेट्रोजीनियस आइडियाज, हेट्रोजीनियस होते हैं दो मुख्तलिफन नौ, होमोजीनियस होते हैं एक जैसे, हेट्रोजीनियस होते हैं अलग अलग, मुख्तलिफ नौ। हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं लफ्ज कि दो मुख्तलिफ नौ, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात को यॉक्ड, जिस तरह बैलों को जोता जाता है, जबरदस्ती जोत दिया जाता है, टुगेदर बाय वायलेंस, और उनको जोड़ने का जो स्टाइल है वो वायलेंस है। यानी कि वो खुली तनकीद करता है कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, इसके अंदर जो दो हेट्रोजीनियस आइडियाज को जोड़ा जा रहा है, उनको जोड़ने का कोई तुक नहीं है। अच्छा, इसकी इस बात को रिजेक्ट करता है इलियट, ये कहते हुए कि इलियट डिनाइज दिस क्लेम by saying that this method is being practiced by a number of poets, as Johnson himself used it, Bishop King used extended comparison. वो फिर आके मिसाल देते हुए कहता है कि जॉनसन हिमसेल्फ, ही वाज आल्सो अ वेरी फेमस पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। कहता है कि जिस तरीके से जॉनसन ने खुद भी इस्तेमाल किया है इस टेक्निक को, बिशप किंग ने एक्सटेंडेड कंपैरिजंस किए हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो कहता है कि ये वाली बात तो इतनी बुरी नहीं है कि जिसको वो हेट्रोजीनियस आइडियाज कह रहा है, इस्तेमाल करने का एक अंदाज होता है। फिर उसके बाद इलियट एक बात कहता है कि ही सेज टू यूज दिस टेक्निक इज अ फाइडेलिटी टू द थॉट एंड फीलिंग। कहता है कि इस जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल करना आपकी फाइडेलिटी है, आपकी वफादारी है आपकी थॉट और फीलिंग के साथ। थॉट और फीलिंग के साथ ऐसे है कि फीलिंग इज ऑल्सो इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स, थॉट इज ऑल्सो इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स। कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स ने आपकी थॉट और फीलिंग को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों के साथ फाइडेलिटी है। अगर आप सिर्फ जज्बात को देखते रहेंगे या सिर्फ थॉट को देखते रहेंगे
उनके दरमियान आप कोई लिंक फाइंड आउट नहीं करेंगे तो कहते हैं ये कोई कामयाब चीज नहीं है। आप दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट रख रहे हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स ने तो कमाल किया ना, उन्होंने आपकी थॉट को और फीलिंग्स को जोड़ दिया, थॉट के पैटर्न्स को आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच कर दिया, तो इट्स पॉजिटिव। फिर इलियट ने एक और काम किया, इसने ये जो 17th सेंचुरी ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उसके लिए ना ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी। वो इनको मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं कहता। अच्छा, उसकी एक वजह बयान करता है वो कि इलियट सेज बाय कॉलिंग देम मेटाफिजिकल वी मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस टेक्निक or approach. The technique is no doubt questionable, but they can synthesize again in a new way. वो कहता है कि जब हम इनको मेटाफिजिकल पोएट कह देते हैं ना, हम ये उनके साथ ज्यादती करते हैं, हम इस टेक्निक के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कहता है कि मेटाफिजिकल पोएट जो है ना, मेटाफिजिक, ये एक टेक्निक का नाम है, आप इस टेक्निक को तो रिजेक्ट ना करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस दौर में ये मेटाफिजिकल टेक्निक शुरू हुई है, आप उस सेंचुरी के पोइट्स को ये कहें कि वो 17th सेंचुरी के पोइट्स हैं। जब आप ये कहेंगे ना कि वो 17th सेंचुरी के पोइट्स हैं, तो उनकी कुछ चीजों पर तनकीद वैलिड होगी, क्रिटिसिज्म वैलिड होगा, उनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते थे ना कि मेटाफिजिकल, तो कहते हैं मेटाफिजिक तो इतनी बुरी चीज नहीं है। आप ये कहें कि इस दौर के ये जो पोइट थे, डन था, कॉले था, जो भी पोइट थे, वो 17th सेंचुरी के पोइट थे, उनकी पोइट्री में ये खुसूसियात थी। और इसकी वजह वो ये बताता है, इलियट जो मेटाफिजिक है, मेटाफिजिक को वो सिंथेटिक क्वालिटी गर्दानता है, वो इसको सिंथेटिक क्वालिटी कहता है। वो कहता है कि दोज पोएट ऑफ 17th सेंचुरी, कहता है कि इलियट वांट्स टू फॉलो द सिंथेटिक क्वालिटी ऑफ दोज पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी। इलियट दरअसल वो जो 17वीं सदी के पोएट थे, उनकी जो सिंथेटिक क्वालिटी थी ना, ये उसके हक में है। कहता है कि मेटाफिजिक के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है ना, कि दो मुख्तलिफ नो हेट्रोजीनस चीजों को जोड़ दिया जाता है, कहता है ये टेक्निक तो कमाल की है, आप एटलीस्ट टेक्निक को बचा लें। तो आप मेटाफिजिक को एक टेक्निक समझें, सिंथेटिक क्वालिटी है जो कि 17th सेंचुरी के पोइट्स ने इस्तेमाल की। आप इस क्वालिटी की हिफाजत करें। हाँ, उन पोइट्स में जो आपको क्रिटिसिज्म वैलिड लगता है वो बिल्कुल आप करें, और जिस लेवल पर आप उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू। फिर इलियट प्रेजेस दोज पोइट्स ऑफ देयर सक्सेसफुल अटेम्प्ट। वो कहता है कि वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी टू यूनाइट दैट आर नॉट इन यूनिटी इन फीलिंग एंड थॉट। कहते हैं कि उन पोइट्स ने तो कमाल किया ना, उन पोइट्स ने वो चीजें जोड़ दी जो कि जुड़ी हुई नहीं थी, यानी कि जो चीजें यूनाइट नहीं हो सकती थी, टीएस इलियट के अकॉर्डिंग मेटाफिजिकल पोइट्स ने उनको कामयाबी के साथ जोड़ दिया। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द मेटाफिजिकल पोइट्स। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसने क्या किया है, मेटाफिजिकल पोइट्री को डिफाइन किया है, मेटाफिजिकल पोइट्री को अच्छे तरीके से वजाहत की सूरत में लेकर सामने आया है। इससे अगला जो पोर्शन होगा वो इस ऐसे का अगला पार्ट होगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री के बाकी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।